नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। जब से विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है तब से सारी गहमा गहमियां इस बात पर लगी हुई है कि कौन इस उपचुनाव को जीतेगा। वहां पर आज राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही मजबूती से लड़ रही है, साथ में जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा के बाद अब जनसुराज भी इस मैदान में उतर चुकी है। लेकिन ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में या 13 तारीख को जब वोटिंग होगी तो क्या लगता है किस पार्टी की तरफ जीत होगी। पिछले कुछ समय से पहले जनसुराज को लेकर ये बात उठाई जा रही थी कि वहां वो मुसलमान कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और इसके साथ उन्होंने मोहम्मद अमजद को भी उतारा है। ऐसे में फिर से ओसामा साहब और हिना साहब की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में शामिल कराया गया है। ऐसे जानते हैं हम जनता से इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। ओसामा साहब आए हैं। क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में वापस आने के बाद क्या जनसुराज में जो कुछ मुसलमान जा रहे थे या कुछ, क्या उनका डर था कि वोट खिसक ना जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और हिना साहब आई हैं। हिना साहब आई तो पार्टी में आई हैं तो उनका पार्टी के लोगों ने शामिल कराया। पहले भी पार्टी में थी, 35 सालों तक उस पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ी रही और कहीं ना कहीं अपने मुफाद में वो अलग हुई। अब फिर कहीं ना कहीं कमी बेसी समझ में आया तो पार्टी में लौट कर चली आई। तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है ना, क्योंकि मुस्लिम लीडर हैं और वो अपने जिला का नेतृत्व करती हैं, सिवान जिला का। तो वो अपने सिवान जिला को तो पहले देख लें। अच्छा, तो ये जनसुराज जो पार्टी आई है, जनसुराज पार्टी आने के बाद आपको क्या लगता है? उपचुनाव में तो बहुत बार बोला गया था प्रशांत किशोर के द्वारा कि इस बार बहुत लोगों को हम मतलब ये अच्छा खासा सीट भी लाएंगे। 4 सीटों में उन्होंने दावा भी बहुत किया। क्या लगता है, बहुत चूंकि आप जागरूक जनता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रशांत किशोर का जो चुनाव लड़ने का तरीका है हाँ, वो कहीं ना कहीं, हम बेलागंज तरारी आपको इमामगंज में गए हैं, वो लड़ रहे हैं सही। हाँ, अब उनके प्रति जनता का विश्वास जगेगा कि नहीं जगेगा, ये 13 नवंबर को वोटिंग के दिन समझ में आ जाएगा और 23 नवंबर के दिन रिजल्ट में समझ में आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए 4 सीटों पर। और मेरा निवेदन है न कि ये उपचुनाव है। उपचुनाव में न किसी की सरकार बनने जा रही है, न किसी की सरकार बिगड़ने जा रही है। और जिस तरह से 4 सीटों पर उपचुनाव में परिवार जो हावी रहा है, इस परिवार को दरकिनार करने की जरूरत आया है। अब इस वक्त अभी है कि विधानसभा की जन समस्या को देखें। बेलागंज का हो, तरारी का हो, इमामगंज का हो या रामगढ़ का हो, ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, गली नली, जल नल, तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं कर रहा है। जाइएगा क्षेत्रों में तो आपको देखने को मिल जाएगा हिंदू, मुसलमान, जादव, आपको ब्राह्मण, भूमियार, दलित, यही लोग कहते मिलेंगे क्षेत्रों में, मगर बुनियादी समस्या पर कोई चर्चा करते नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो इसलिए मेरा मानना है कि इन लोगों को ब्रेक लगाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है तो। अब बदलाव कीजिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जिताने का कोशिश कीजिए। मैं भी उसी पार्टी से आता हूँ, राजद से, मगर मेरा मानना है ना कि कम से कम लोकतंत्र में बदलाव हो। परिवारवाद का जो कहीं ना कहीं तंबा लगा हुआ है उसको दरकिनार किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को हक मारा जा रहा है, वह किसी भी विधानसभा क्षेत्र में झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, नारा लगाने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पार्टी वर्कर है। और तेजस्वी जी एक बात बोले थे, उनका 9 तारीख को उनका जन्मदिन था। वो जनता से, चारों विधानसभा क्षेत्र की जनता से वो तोहफा के तौर पे वोट मांग रहे हैं। मेरा मानना है कि ये 9 तारीख को इनका जन्मदिन था तो तोहफे के तौर पर ही वोट मांग रहे हैं जनता से, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा में आपने क्या दिया है? आप 35 साल के हो गए हैं और 35 साल में ऐसा तो नहीं है कि
आपको 9 तारीख को पहला जन्मदिन मनाया गया होगा। इससे इससे पहले भी आपका जन्मदिन होगा। आपने कार्यकर्ताओं को जब मुख्य धारा में राष्ट्रीय जनता दल में आप आए और पदों पर आए, आपने कार्यकर्ताओं को कितना मदद किया, आपने कार्यकर्ताओं का हक का अधिकार कितना दिलवाया, मैं जानना चाहता हूं। दूसरा, आप मुसलमान किसी के हाथ का कठपुतली नहीं है। ओसामा साहब हो, बारिक सिद्दीकी हो, कारी साहब हैं, या फातिमी हो, या निहाल साहब, निहाल साहब हो, निहाल साहब हो, निहाल साहब हो, हिंदू के कहाँ साहब बनाता है? निहाल साहब हो, ये तमाम लोग कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल में 35 सालों से लालू प्रसाद यादव के टाइम से मलाई खा रहे हैं। ये लोग जिस क्षेत्र से आते हैं ना, उस क्षेत्र में मुसलमानों के लिए इन लोगों ने क्या किया। सीमांचल का इलाका जो है अल्पसंख्यक इलाका माना जाता है, बाढ़ में डूब गया, उसको देखने वाला कौन है? तो तमाम मुद्दे वहाँ की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर वहाँ पलायन होता है, उसको कौन रोकेगा? तो कठपुतली न है। मुसलमानों को भी वोट देना चाहिए। एक कोई भी हो, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करे, एक अच्छे लोग को वोट करे जो विकास की बात करे। क्या लगता है उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, उपचुनाव में तो एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। कोई विकल्प नहीं है। जिस हिसाब से अभी ये बता रहे थे कि ओसामा साहब के बारे में बोल रहे थे कि आपने पूछा था कि ओसामा साहब पहली बार रैली में आए तो क्या असर क्या होगा। तो पहली बार रैली में आए और मुसलमानों को पिटवाने का काम कर दिया। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। बेलागंज में देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से साबित है, प्रत्यक्ष रूप से साबित है कि पहली बार आए मुसलमानों को पिटवा देने का काम किए। और शर्म आना चाहिए उस मुसलमान को जो आरजेडी का चश्मा पहन के अभी तक घूम रहा है। अरे अभी तो आंख खोल लो, देख लो। एमओ समीकरण बहुत करते हो। पिटाया तो गया मुस्लिम, क्या तेजस्वी यादव आ गए बचाने? जो तेजस्वी यादव बोलते थे कि मुसलमानों को हम ईट से ईट में कुछ भी हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे, तो तेजस्वी यादव कहाँ है? कहाँ है भैया? 8 दिन आभार यात्रा करके जो दुबई मसाज करवाया गया तो वहीं चल गए काफी, वहीं चल गए काफी। ये हमको जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है, हमने क्या बोला कि एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजद का तो काला कारनामा देख चुके, क्या है। अब बात आती है प्रशांत किशोर पे। एक प्रशांत किशोर पहले बोला करते थे कि हम जितने भी उम्मीदवार उतर आएंगे सारे ग्रेजुएशन पास होंगे। तो भैया चारों के चारों आपका जो कैंडिडेट है, चारों तो नॉन ग्रेजुएट है, चारों नॉन ग्रेजुएट है। दूसरी बात बोले थे कि हम एक भी अपराधी को नहीं देंगे टिकट। तो क्या अमजद कौन है? अमजद कौन है? सुशील कुमार सिंह कौन है? अरविंद पासवान कौन है? रिश्तेदार है क्या प्रशांत किशोर के? हमको तो समझ में नहीं आता है। तो प्रशांत किशोर की हवा में उड़ने वाले काम होगा। एक भैया ने बात बोला था कि जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का बात करेगा वही आएगा सरकार में। तो हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया तो अकेले नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया। बिहार में अगर कोई भी स्वास्थ्य का बढ़ावा दिया तो अकेले नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया। बिहार में अगर रोजगार का बढ़ावा दिया तो अकेले नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया। क्योंकि हम बता दें शिक्षा का बात होता है, बेटी को प्रोत्साहन राशि देकर आगे बढ़ाने का काम किया है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, ना कि लालू यादव ने किया है। समझ गए? तो जो शिक्षा सीख बोलेगी, शिक्षा रोजगार जिसका बात करेगा वही आएगा। यानी एनडीए का सरकार फिर से आने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, 13 तारीख को चुनाव होने वाली है और 23 तारीख को चारों सीट पे एनडीए का बिगुल बजने वाला है। आपकी क्या राय है इस पे? मेरा कहना है कि बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं राजतंत्र है। अच्छा। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे पार्टी कोई भी हो, यहाँ पे अपने बेटा के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो। यहाँ पे नेताओं का सबसे पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से अपने बेटा को सेट कर दे। और कहीं ना कहीं बिहार में उपचुनाव में भी वही होगा जो होते आया है, बेटा ही जीतेगा। अभी एनडीए अपने बेटा को लड़ाया है, तो कहीं ना कहीं एनडीए ही यहाँ पे आगे है और एनडीए ही उपचुनाव में बाजी मारेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात बिहार की विकास की, तो बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। कहीं ना कहीं आ रहे थे प्रशांत किशोर, लग रहा था कि एक उम्मीद की किरण है, लेकिन पार्टी बनाने के बाद जिस तरह से उनकी मानसिकता चेंज हुई है वो विकल्प नहीं बन पाएंगे। और बिहार में सबसे बड़ी कोई अलायंस है तो एनडीए अलायंस है और एनडीए अलायंस ही चुनाव जीतेगी। ये थे हमारे साथ जनता थी जो अपनी मुद्दे पर अपनी बात रख रही थी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।